सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का अध्याय 7 वंशागतिकी के आणविक आधार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन, है ना। यह कोशिका द्रव्य में होता है। प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन कैसे होता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो अब पढ़े हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यह था कि ये प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है किसका? आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए निर्माण के तुरंत बाद ही सक्रिय हो जाता है। जो एमआरएनए का निर्माण होता है ना, जब कोशिका द्रव्य में एमआरएनए का निर्माण होता है तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज केवल एक प्रकार का होता है। आरएनए का जो पॉलीमरेज होता है वो सिर्फ एक प्रकार का इसमें होता है। एमआरएनए सामान्यतः पॉलीसिस्टोनिक होता है। एमआरएनए कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक। परिपक्वन के समय आरएनए के खंडों के विलोपन की आवश्यकता नहीं होती। जब मैच्योर्ड होता है आरएनए तो इसका जो खंड होता है ना, छोटे छोटे सेगमेंट जो होते हैं उसमें विलोपन की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं कि यूकैरियोटिक में अनुलेखन, यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें अनुलेखन की क्रिया, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कैसे पूर्ण होती है। तो यह पूर्ण एक रूप से केंद्रक के अंदर संपन्न होता है। यह पूर्ण मतलब इसका देखो, जैसे प्रोकैरियोटिक में कहाँ हुआ था? कोशिका द्रव्य में। इसमें कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर में हो जाता है पूरा परिपक्व। केंद्रक के निर्माण के बाद ये पहले कोशिका द्रव्य में पहुंचता है तब क्रियाशील होता है। जब केंद्रक में इसका निर्माण होता है उसके बाद ये कहाँ पे पहुंचता है? कोशिका द्रव्य में पहुंचता है, तब क्रियाशील होता है, तब एक्टिवेट होता है। 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? इसमें जो था प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता था। इसमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। एमआरएनए सामान्यतः मोनोसिस्टोनिक होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पॉलीसिस्टोनिक होता है ना, वो इसमें मोनोसिस्टोनिक होता है। इसमें परिपक्वन के समय जब मैच्योर्ड होता है आरएनए तो इसके अनेक अनावश्यक जो खंड होते हैं वो विलोपित हो जाते हैं। अनावश्यक खंड जो एक्स्ट्रा होते हैं वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं? विलोपित हो जाते हैं। अब देखते हैं ट्रांसलेशन। पहले पढ़ा हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन, अब देखते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे होता है? अनुवादन। तो एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, हमको पता है ना। तो एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है अथवा डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन की भाषा में अनुवाद होने की क्रिया, जो डीएनए से जो आवश्यक सूचना प्राप्त कौन करता है? आवश्यक सूचना प्राप्त करता है एमआरएनए। एमआरएनए डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचनाओं को प्रोटीन की भाषा में चेंज करना अनुवादन कहलाता है। आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में आप लोग को कोई भी दोहा दिया होता है, कोई भी गद्य दिया होता है, उसका अनुवाद करना होता है ना। या फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं ट्रांसलेट बोलते हैं जिसको। इसका मतलब क्या होता है? एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंज करना। तो यहाँ पे भी क्या क्रिया होती है कि जो प्रोटीन होता है, मतलब जो डीएनए होता है, तो वो क्या देता है? आनुवंशिक सूचना देता है ना। सूचना को क्या करता है? जो एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है, वो क्या करता है? ट्रांसलेट कर देता है प्रोटीन में। ठीक, अनुवादन कहते हैं। दूसरे शब्दों में राइबोसोम में एमआरएनए पर स्थित आनुवंशिक संकेतों के अनुसार अमीनो अम्ल से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड के निर्माण की क्रिया अनुवादन कहलाती है। क्या कहलाती है? जब एमआरएनए पर स्थित आनुवंशिक सूचना जो होते हैं, आनुवंशिक संकेत होते हैं, वो अमीनो अम्ल से जुड़ जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड के निर्माण की क्रिया अनुवादन कहलाती है। ये निम्न चरणों में पूर्ण होती है ना। मैनी स्टेप्स में कंप्लीट होती है ये। अमीनो अम्ल का सक्रियकरण जो होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, वो क्या होता है कि अमीनो अम्ल कोशिका द्रव्य में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अमीनो एसिड कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव्य में जो होते हैं वो इनएक्टिवेटेड होते हैं, एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, सक्रिय नहीं होते, निष्क्रिय होते हैं। तो प्रोटीन के रूप में बहुलीकृत होने के पहले इन अमीनो अम्ल अणुओं का सक्रियकरण आवश्यक होता है। जब प्रोटीन के रूप में बहुलीकरण होता है, बहुलीकृत होते हैं, तो पहले इन अणुओं का सक्रियकरण आवश्यक होता है। इससे एक अमीनो अम्ल एक एटीपी के साथ सहयोग कर अमीनो अम्ल एएमपी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है? एक अमीनो अम्ल होता है जिसका एटीपी के साथ सहयोग कर देने से क्या होता है? अमीनो अम्ल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इस क्रिया के लिए एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज नामक एंजाइम आवश्यक होता है। जब ये क्रिया होती है ना, सारा प्रोसेस जब होता है तब क्या होता है? एमिनो एसाइल जो होता है
जब कोई भी क्रिया को संपन्न कराने के लिए कोई ना कोई कैटेलिसिस का कार्य करता है, तो वो कैटेलिसिस क्या हो सकते हैं? एंजाइम्स हो सकते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें क्या होता है, इस क्रिया को कंप्लीट कराने के लिए एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज नामक एंजाइम आवश्यक होता है। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज नामक एंजाइम आवश्यक होता है। यह है एमिनो एसिड, ये है आपका एमिनो एसिड एटीपी। ये क्या करता है, एमिनो एसिटिल के साथ एटीपी और एमिनो एसिड जो होता है वो क्या करता है, एमिनो एसिड के साथ टीआरएनए सिंथेसिस करता है और एंजाइम और एमिनो एसिड बनाता है और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसको क्या कर देता है, पीपीआई में पीपीटी में वो कर देता है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार का रिएक्शन होता है। क्लियर? इसमें क्या होता है, बाद में फास्फोरस का जो बॉन्ड होता है वो अलग हो जाता है। फिर दूसरा है कि आरएनए के साथ जो सक्रिय अमीनो अम्ल होते हैं उनका जुड़ना। आरएनए में क्या करते हैं, सक्रिय जो पहले तो इनएक्टिवेटेड होता है, फिर उसको सक्रिय करके सक्रिय होता है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड होता है, फिर वो एक्टिवेटेड के फॉर्म में आता है, फिर एक्टिवेटेड के बाद क्या करता है, आरएनए के साथ ये जुड़ता है। तो जुड़ने के लिए क्या होता है, इसके द्वारा जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, AAMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स विशिष्ट टीआरएनए के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, AAMP। AA का मतलब होता है एमिनो एसिड और AMP एंजाइम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स विशिष्ट टीआरएनए के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, विशिष्ट अनचार्ज्ड टीआरएनए होता है ना। ये दोनों किसके साथ, एमिनो एसिड AMP और ये जो होता है वो एनर्जी होता है। क्लियर? ये क्या करता है, एंजाइम के साथ स्पेशल जो विशिष्ट टीआरएनए होता है जो अनचार्ज्ड होता है ना, उसमें कोई आयन नहीं होते हैं, उसके साथ क्रिया करता है और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इस क्रिया के बाद एमिनो एसिड जो होते हैं वो टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के मुक्त हो जाता है। क्या करता है, ये चार्ज टीआरएनए का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये देखो आपका एमिनो एसिड, अगर इसको देखेंगे तो एमिनो एसिड AMP के साथ मिलकर एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ करता है, इस विशिष्ट जो टीआरएनए होता है उसके साथ जुड़ता है। फिर ये क्या करता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स चार्ज जो अनचार्ज होता है वो चार्ज के रूप में फॉर्म हो जाता है। फिर तीसरा है पॉलीपेप्टाइड का समारंभन। पॉलीपेप्टाइड क्या हो गया, सभी जीवों में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ होता है। अमीनो एसिड की जो श्रृंखला होती है उसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलते हैं। ये क्या होता है, मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल द्वारा होता है। किसके द्वारा, मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल के द्वारा होता है, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, mRNA पे पाए जाने वाले AUG कोडान इस अमीनो अम्ल को कोडित करता है। mRNA पे कोड पाए जाते हैं, कोडान्स पाए जाते हैं ना, ट्रिपलेट कोडान जिसको हम लोग बोलते हैं। कौन सा कोडान इसको कोड करता है, किसको, मिथियोनिन को। तो AUG कोडान जो होता है एडिनिन यूरेसिल ग्वानिन, AUG जो कोडान होता है, ट्रिपलेट कोडान, वो मिथियोनिन को अमीनो अम्ल को कोड करता है। प्रोकैरियोटिक में इस क्रिया के लिए अनेक समारंभन कारक इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, है ना। IF मतलब होता है इनिशिएशन फैक्टर। क्लियर? जो उसको इनिशिएट करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए क्रिया को कारक होते हैं। किसी भी क्रिया को चालू करने के लिए जो कारक होते हैं उसको बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर। इसके लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें IF1 IF2 मतलब इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 तथा इनिशिएशन फैक्टर 3 प्रमुख है। पॉलीपेप्टाइड का समारंभन जो होता है वो निम्न चरणों में पूरा होता है। एक है फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइल जो RNA का निर्माण करता है ना। किसका निर्माण करता है, RNA का निर्माण करता है। चूंकि पॉलीपेप्टाइड बनने में पहला अमीनो अम्ल जो होता है वो मिथियोनिन प्रयुक्त होता है। पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला बनती है उसमें जो पहला अमीनो अम्ल होता है वो मिथियोनिन होता है। अतः सर्वप्रथम मिथियोनिन का सक्रियकरण होता है, एक्टिवेटेड स्थिति में आता है, फिर RNA पर लोडिंग लेता है। क्या होता है, RNA पर लोडिंग लेता है। इसके पूर्व मिथियोनिन का फॉर्मुलेशन भी आवश्यक होता है। इसके लिए क्या होता है, मिथियोनिन का फॉर्मुलेशन आवश्यक होता है। mRNA तथा राइबोसोम की जो छोटी इकाई होती है उसका जुड़ना। एसोसिएशन ऑफ mRNA एंड 30s यूनिट ऑफ राइबोसोम, 305 या फिर 330S बोल सकते हैं ना। mRNA तथा राइबोसोम की छोटी इकाई का जुड़ना।
प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? 70S प्रकार के होते हैं। इनकी छोटी और बड़ी जो इकाइयाँ होती है वो 30S 15% है ना, तथा जो निर्माण करती है दोनों इकाइयाँ जो होती है वो अलग अलग होती है। किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की दिखाई देती है। जो छोटी इकाई होती है 13S होती है, जो बड़ी इकाई होती है वो 50S होती है। ठीक है, ये अलग अलग होती है। प्रोटीन निर्माण के समय सर्वप्रथम mRNA जो होता है उसकी जो श्रृंखला होती है वो 13S इकाई से संयुक्त होकर, जब प्रोटीन निर्माण की क्रिया होती है ना, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, तो सर्वप्रथम क्या होता है? mRNA का श्रृंखला जो होता है, mRNA का श्रृंखला उसकी जो 13S इकाई होती है, 13S है ना, वो क्या करती है? संयुक्त होकर mRNA कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। 13S किसका? mRNA कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में IF तथा IF1 तथा IF2 इनिशिएशन फैक्टर 1 तथा इनिशिएशन फैक्टर 2 कारक आवश्यक होते हैं, तथा GTP द्वारा ऊर्जा ग्रहण की जाती है 13S प्लस mRNA। जब इसको मिलाएंगे, जब इन दोनों में क्या होता है? एडिशन होता है, जुड़ाव होता है ना, तो क्या होता है? इनिशिएशन फैक्टर 1 होता है और इनिशिएशन फैक्टर 2 उपस्थित होता है। जो कारक होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है? GTP से जो ऊर्जा होती है वो GDP में परिवर्तित हो जाती है, GTP से GDP में परिवर्तित हो जाती है और 13S mRNA का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर है दूसरा CFmRNA tRNA का 13S mRNA के साथ जुड़ना। 13S का mRNA और mIMIT के साथ RNA के साथ जुड़ना जो होता है वो वाली क्रिया होगी। इसमें क्या होता है? इस चरण में, इस प्रोसेस में क्या होता है कि पूर्व अभिक्रिया में निर्मित जो 13S mRNA होता है, मतलब यहाँ पे जो हमारा इसके पूर्व में जो मिला था, ये जो था 13S क्या होता है? ये यहाँ से mRNA के साथ जुड़ जाता है। किसके उपस्थिति में जुड़ता है? इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ क्या होता है? उसकी उपस्थिति में ये जो पूरा जो क्रिया होता है वो संपन्न होता है, पूरा प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? पेप्टिडाइल साइट होता है, पी स्थल जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं? समारंभन कोडान AUG को अपने एंटी कोडान के द्वारा संलग्न हो जाता है। जो AUG होता है, समारंभन कोडान, हम लोगों ने पहले देखा, जो मिथियोनिन को कोड करता है और क्या करता है? ये एंटी कोडान के द्वारा संलग्न हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? 13S mRNA fMIT RNA मीट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 13S mRNA fMIT tRNA fMIT का निर्माण होता है। इस क्रिया के कारण, इस क्रिया के लिए भी IF1 और IF2 आवश्यक होते हैं। इसके लिए भी इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो GTP द्वारा प्रदान की जाती है, जो यहाँ पे क्या होता है? GTP से GDP में परिवर्तित हो जाता है। फिर ठीक है, फिर है 13S mRNA fMIT tRNA कॉम्प्लेक्स का राइबोसोम की इकाई से जुड़ना। एक कॉम्प्लेक्स बन गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स? जिसका नाम है 30S mRNA fMIT tRNA। क्या है? 30S mRNA fMIT tRNA कॉम्प्लेक्स का राइबोसोम की बड़ी इकाई से जुड़ना। तो ये क्या करता है? राइबोसोम का जो, देखो ये छोटी इकाई तो हो गया, इसका कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर जो बड़ी इकाई है उसके साथ क्या जुड़ेगा? ये वाला कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 15S, इसको क्या बोलते हैं? 15S, ठीक है, के साथ जुड़कर 17S mRNA fMIT इसके साथ ऐड हो गया, फिर 17S mRNA fMIT RNA का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में IF1 और IF कारकों का उपयोग होता है तथा GTP ऊर्जा क्या होती है? प्रदान करती है। ये है आपका पूरा फॉर्मूला। यहाँ से यहाँ गया, देखो IF1 IF2, ये fMIT बना, फिर ये 15S से जुड़ा, फिर 15S के बाद ये वाले कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। अब है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि। क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि। तो पॉलीपेप्टाइड बनने की क्रिया के समारंभन के बाद इसकी जो श्रृंखला की लंबाई होती है वो बढ़ने लगती है। क्या लगती है? बढ़ने लगती है। ऐसा विभिन्न अमीनो अम्ल के अणुओं के आपस में नियमित रूप से पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ने के कारण होता है। यह जो क्रिया होती है ये निम्न चरणों में पूर्ण होती है। जब अभी तक क्या हुआ? 30S और 15S जो छोटी उप-इकाई थी और बड़ी उप-इकाई थी वो mRNA के साथ जुड़ गई राइबोसोम की। अब उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है उसमें क्या होगी? उसकी जो लंबाई होती है उसमें वृद्धि होगी।
ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, समारंभन के बाद इसकी श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो ऐसा विभिन्न अम्ल अणुओं के आपस में नियमित रूप से पेप्टाइड बंध, जब अमीनो अम्ल क्या होते हैं, कंटिन्यूस क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, है ना। तो यह क्रिया इस क्रिया को भी, ये जो प्रोसेस है कि पेप्टाइड बंध के द्वारा अमीनो अम्ल का जुड़ना, ये जो प्रोसेस है वो भी उपचरणों में पूर्ण होती है। तो दूसरा जो अमीनो अम्ल होता है वो राइबोसोमल आरएनए कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है। क्या होता है, दूसरा अमीनो अम्ल जो होता है वो किससे जुड़ता है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की वृद्धि के क्रम में सर्वप्रथम राइबोसोम का जो एमआरएनए का 3 एंड होता है वो खिसकने लगता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, एम मीट टीआरएनए ए स्थल से खिसककर राइबोसोम टी मेट के एफ मेट के पी स्थल पर आ जाता है। क्या बोल रहा है, क्रमबद्ध, अगर इसको लाइन से देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या होता है, जो एमआरएनए होता है वो 3 एंड में जो होता है वो किनारे की ओर खिसकने लगता है, जिससे क्या होता है, जो एफ मीट टीआरएनए होता है वो ए स्थल से खिसक जाता है, ए पॉइंट से खिसक जाता है और ए पॉइंट से खिसक कर कहाँ चला जाता है, राइबोसोम के एफ मीट के पी स्थल पर, तथा ए स्थल पुनः खाली हो जाता है। इस ए स्थल पर, जो ए स्थल होता है वो ए स्थल पर दूसरा AA2 आरएनए कॉम्प्लेक्स आकर जुड़ता है। जो ए स्थल होता है उस पर दूसरा क्या होता है, AA2 आरएनए जुड़ता है। ठीक है, ये क्रिया क्या कहलाती है, EFTS तथा EFTU, इलोंगेशन फैक्टर। इलोंगेशन मतलब होता है जो श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला की लंबाई, इलोंगेशन का मतलब होता है श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि। इस फैक्टर के तहत ये कार्य करती है, एक पूरा जो क्रिया होता है वो कार्य करती है और जीटीपी की उपस्थिति में होता है ये भी। ठीक है, फिर होता है कि पेप्टाइड बंध का निर्माण, उसमें स्थल से खिसका, ए स्थल से पी स्थल में आ गया। अब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण जो होता है वो अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह तथा दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह, देखो अमीनो अम्ल में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रेजेंट होता है और अमीनो समूह भी प्रेजेंट होता है। तो पहला वाला जो होता है अमीनो अम्ल उसका कार्बोक्सिलिक समूह को ले रहा है और दूसरा जो अमीनो अम्ल हो रहा है उसका क्या ले रहा है, अमीनो समूह को ले रहा है और उनके बीच में क्या होता है, जोड़ता है। ये क्या होता है, पी स्थल पर उपस्थित अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक तथा ए स्थल पर उपस्थित अमीनो समूह के बीच बनता है। इस प्रकार अमीनो अम्ल 1AA तथा अमीनो अम्ल 2AA2 आपस में जुड़ जाते हैं। ये वाली क्रिया हो गई, है ना। ठीक, ये आपको सिर्फ समझने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बनानी पड़ेगी। फिर है AA, जब बंध बनने के बाद जो द्वितीय दूसरा आरएनए राइबोसोम के पी स्थल पर आ जाता है तो प्रथम आरएनए के कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाता है। दूसरा वाला क्या होता है, पी स्थल पर आ गया दूसरा आरएनए, तो क्या करता है, पहले वाला जो आरएनए होता है उसके कॉम्प्लेक्स से जो आता था साथ में प्रथम आरएनए के कॉम्प्लेक्स से मुक्त हो जाता है, प्रथम जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके आरएनए से रिलीज कर देता है। उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य में आ जाता है। इस प्रकार ए स्थल क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो तीसरा फिर AA थर्ड जो आरएनए होगा ये कॉम्प्लेक्स उसमें आकर फिर से जुड़ जाता है। थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स जो आकर जुड़ जाता है तो AAB तथा AA अमीनो अम्ल के बीच पुनः क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। इस बीच राइबोसोम पुनः mRNA श्रृंखला का कोडान की ओर खिसकता है। तो ऐसे ही ए स्थल से पी स्थल की ओर खिसकता है, जो समारंभन कोडान होता है वो ए स्थल से पी स्थल की ओर खिसकता है और अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो अम्ल के एमिनो समूह के बीच में पेप्टाइड बंध बनते रहता है। ठीक है, यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक वांछित लंबाई की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण नहीं हो जाता है। जब तक कि क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मतलब जितना आवश्यक होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये क्रिया जारी रहती है। फिर है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक एंड आता है जबकि क्या होता है, जो जितनी पॉलीपेप्टाइड की संरचना आवश्यक होती है वो मिल जाती है। तो क्या होता है, mRNA श्रृंखला के 3 किनारे पर UAA और UAG तथा UGA में से कोई एक टर्मिनेटिंग कोडान पाया जाता है। 3 प्रकार के टर्मिनेटिंग कोडान होते हैं जो 3 एंड पे होते हैं, UAA, UAG या फिर UGA। कौन कौन से, UAA, UGA या UAG टर्मिनेटिंग कोडान होते हैं। जब इस स्थल पर राइबोसोम तथा पेप्टिडाइल आरएनए पहुंचता है, किस स्थल पर,
इन तीनों जो कोडान जो होते हैं, टर्मिनेटिंग कोडान, उस स्थल पर अगर पहुंचता है राइबोसोम या पेप्टाइड आरएनए, तो राइबोसोम और आगे नहीं बढ़ पाता। क्या होता है? राइबोसोम जो होता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनने की क्रिया समाप्त हो जाती है। क्या होती है? जो पॉलीपेप्टाइड का चैन जो बनते रहता है वो क्रिया वहाँ से समाप्त हो जाती है। ये राइबोसोम जो होता है, टीआरएनए तथा एमआरएनए एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्या क्या होता है? जो राइबोसोम होता है, टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए तथा एमआरएनए जो होता है वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ट्रांसफर आरएनए के द्वारा ही ये बनता रहता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? आरएफ तथा आरएफ विनियोजन कारक रिलीजिंग फैक्टर में उपस्थित होती है। रिलीजिंग का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना। तो टीआरएनए और एमआरएनए जो होते हैं वो दोनों अलग हो जाते हैं, विनियोजित हो जाते हैं। ठीक है, और ये किसकी उपस्थिति में होता है? आरएफ मतलब रिलीजिंग फैक्टर की उपस्थिति में होता है। फिर है स्वतंत्र पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के विमोचन के बाद, मतलब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला तो बन गई, उसके बाद टर्मिनेटिंग पॉइंट के द्वारा वो खत्म भी हो गई, जहाँ तक आवश्यक था वो बन गई, है ना। उसके बाद कुछ परिवर्तन होते हैं, इसके बाद ही अपना संरचनात्मक अथवा क्रियात्मक योगदान दे पाते हैं। मतलब कुछ और भी प्रोसेस होते हैं जिसके बाद ही वो एक्टिवेटेड हो पाता है। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड्स में होने वाले प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो जो पहला अमीनो अम्ल के रूप में फॉलिएटेड मिथियोनिन विद्यमान रहता है, जो हम लोगों ने देखा कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो प्रथम, मतलब जो समारंभन पॉइंट था, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट था, उसमें कौन सा कोडान था? तो मिथियोनिन कोडान था। तो इसमें क्या होता है कि फाइलेटेड मिथियोनिन होता है, ये फाइल समूह फॉर्माइलेज एंजाइम की क्रिया के द्वारा पृथक हो जाता है। तो इसका जो फाइल समूह होता है ना, क्या होता है? फाइलेटेड होता है। तो फाइलेटेड जो होता है, मतलब इसमें जो फाइल होता है वो किसके द्वारा अलग हो जाता है? एंजाइम की क्रिया के द्वारा, फॉर्मलाइज एंजाइम की क्रिया से ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे? डीफॉर्मोमाइलेज, फॉर्मिक एसिड प्लस मिथियोनिल से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, फिर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिल पेप्टाइड अलग हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है मिथियोनिन अमीनो अम्ल की आवश्यकता जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रारंभ के लिए ही होता है। जो मिथियोनिन होता है, मिथियोनिन अमीनो अम्ल की जो आवश्यकता होती है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रारंभ के लिए ही होता है। पॉलीपेप्टाइड का जो श्रृंखला होता है उसका जो प्रारंभ होता है उसी में होता है। आवश्यक नहीं है कि परिपक्व पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में प्रथम अमीनो अम्ल के रूप में ही यह उपस्थित हो। इसके लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि जो परिपक्व पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो प्रथम अमीनो अम्ल के रूप में ही उपस्थित हो। ऐसी स्थिति में इसका विलोपन आवश्यक होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? अमीनो पेप्टाइडेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होती है। एमिनो पेप्टाइडेज, मेथियोनिल पेप्टाइड जो होता है वो क्या होता है? मेथियोनिन और पेप्टाइड में अलग अलग हो जाता है। फिर उपरोक्त परिवर्तन के बाद, फिर ये दोनों चेंजेस के बाद क्या होता है? इन दोनों चेंजेस के बाद पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्रियाशील नहीं होती है। तो इनके परिपक्व होना होता है, मतलब इनको मैच्योर्ड होने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है ये फोल्डिंग प्रारंभ कर देते हैं, कुंडलन फोल्डिंग प्रारंभ कर देते हैं और ए हेलिकर अथवा बी सीट संरचना ग्रहण कर लेते हैं। जब ये फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? मुड़ना। तो ये क्या करते हैं? हेलिकल मतलब इस प्रकार का संरचना या फिर बीटा सीट जो होता है उस प्रकार की संरचना ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा इसका जो संरचना होता है वो त्रिआयामी होता है। कैसा होता है? त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल होता है। इस प्रकार क्रियात्मक रूप से सक्रिय प्रोटीन अणु प्राप्त होता है। इससे क्या होता है? सक्रिय अणु प्राप्त होता है। इसमें कैसे संरचना होता है कि फॉर्मुलेटेड मेथियोनिल जो होता है पेप्टाइड वो डीफॉर्मुलेज होता है, रिलीज होता है। डीफॉर्मुलेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉर्मिक एसिड और मेथियोनिल पेप्टाइड बॉन्ड निकल जाता है। फिर मेथियोनिल पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो एमिनो पेप्टाइडेज की उपस्थिति में क्या करता है? मिथियोनिन और पेप्टाइड बॉन्ड में चेंज हो जाता है। ये तो हो गया प्रोटीन संश्लेषण, और प्रोटीन संश्लेषण के बाद आपका ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। ठीक है, अब है आपका अनुलेखन और अनुवादन। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है अनुलेखन और अनुवादन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीन अभिव्यक्ति एवं अनियमन, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन जीन।
जीन की अभिव्यक्ति, जीन का क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या अभिव्यक्ति होती है, ये बताना, और वो कैसे रेगुलेट करता है, मतलब वो कैसे कार्य करता है, उसको इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। तो प्रत्येक जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं में अनेक जीन्स होते हैं, सब जीवों में, हर कोशिका में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, संख्यानात्मक और गुणात्मक रूप से सभी कोशिकाओं में अलग अलग होते हैं, या फिर अलग अलग होते हैं कि एक समान होते हैं। प्रत्येक कोशिका में संख्या और गुणात्मक, मतलब जितनी संख्या होती है उसका, उसके हिसाब से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, प्रत्येक जीव में बराबर होते हैं। ठीक है, ये जीन्स जो होते हैं विभिन्न प्रोटीन एंजाइम्स के उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो जीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाने में और एंजाइम उत्पन्न करने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। परंतु ऐसा देखा जाता है कि एक जीव की कोशिकाओं में जीन्स एक साथ कार्य नहीं करते हैं। अगर क्या करते हैं, एक कोशिका है उसमें जो जीन्स है वो एक साथ, कोशिकाओं में जो जीन्स होते हैं वो एक साथ कार्य नहीं कर पाते हैं। उदाहरण स्वरूप बीज के अंकुरण के समय हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का निर्माण तेजी से होता है। कोई भी बीज का अंकुरण होता है तो हाइड्रोलाइजिंग में क्या होता है, पानी से, वो पानी को बाहर करने के लिए एंजाइम जो होता है उस प्रकार का एंजाइम होता है जिससे अंकुरण और वो उसका जो भित्ति होता है उसको छेद करके बाहर निकल जाता है। क्लियर, तो इसका एंजाइम का निर्माण तेजी से होता है तब तो अंकुरण होगा। लेकिन जब फूल का निर्माण होता है तो कुछ दूसरे एंजाइम का संश्लेषण होता है, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों का सिक्रेशन करते हैं, एक साथ कार्य नहीं करते हैं। इसी प्रकार जंतुओं में प्रजनन के समय अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं, यहाँ तक कि एक साथ ही अलग अलग अंगों के जैसे यकृत, वृषण, आंत, आमाशय, अंडाशय आदि अंगों में भी अलग अलग जीन्स जो होते हैं वो सक्रिय होकर विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिकाओं में कुछ क्रियाविधि होती है जो क्या होता है, जीनों के लिए क्रियाशील होने के लिए और गैर जीनों को निष्क्रिय कर देती है। जो जीन होते हैं कब कौन से जीव एक्टिव होंगे और कब कौन से जीव इनएक्टिव होंगे, इसके लिए क्या आवश्यक होता है, कुछ प्रोसेस होता है ना, सब चीज़ का प्रोसेस होता है। तो कौन सा एक्टिव होगा, किस टाइम पे एक्टिव होगा और किस टाइम पे इनएक्टिव होगा, इसके लिए प्रोसेस होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं जीन क्रिया का नियमन। क्या कहते हैं, जीन क्रिया का नियमन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन विनियमन का प्रकार जो होता है वो इस प्रकार का होता है। कैसा होता है, जीन क्रियाओं का नियमन जो होता है इसी चरीचिया नामक जो जीवाणु था, इसी चरीचिया कोलाई नामक जो जीवाणु, उस पर सबसे पहले अध्ययन किया गया। वो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीन नियमन कैसे पाया जाता है देखते हैं। तो पहला है प्रेरण, इंडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेरण। मतलब क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित से बना है प्रेरण, प्रेरण को बोलते हैं इंडक्शन। प्रेरण द्वारा जीन जो होता है एंजाइम उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, जो जीन्स होते हैं उसको प्रेरित करते हैं एंजाइम निर्माण के लिए, और जो प्रेरित करता है वो जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं प्रेरक। ठीक है, वह आनुवांशिक तंत्र को इस प्रकार के एंजाइम संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है जो प्रेरणीय तंत्र, इंडक्सिबल सिस्टम कहलाते हैं। उदाहरणार्थ इस चरीचिया कोलाई में गैलेक्टोसाइडेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है। तो ये एंजाइम जो होता है वो लैक्टोज शर्करा को जल में अपघटित कर ग्लूकोज तथा गैलेक्टोसाइडेज में परिवर्तित करता है। क्या करता है, ये जो एंजाइम होता है गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम जो होता है उसको लैक्टोज शर्करा को जल में अपघटित कर देता है। उसका जो लैक्टोज शर्करा होता है उसको क्या कर देता है, जल में अपघटित कर देता है और ग्लूकोज को गैलेक्टोसाइडेज में परिवर्तित कर देता है। यदि इसी चरीचिया कोलाई जो कोशिकाओं में कल्चर माध्यम पर उगाया जाता है तो इसमें लैक्टोज शर्करा उपस्थित होता है, इस एंजाइम का संश्लेषण तेजी से होता है। दूसरी ओर अगर कल्चर माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित हो तो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है। जैसे ही माध्यम में लैक्टोज डाला जाता है तो एंजाइम का संश्लेषण फिर से तेजी से शुरू हो जाता है। चूंकि इस एंजाइम का संश्लेषण अभिकारक जो होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रेरित किया जा सकता है, अतः ऐसे एंजाइम को प्रेरणीय एंजाइम कहते हैं जो ऐसे नियमन तंत्र का प्रेरण तंत्र कहलाता है, इंडक्सिबल सिस्टम कहलाता है। देखो लैक्टोज का कंसंट्रेशन क्या बोल रहा है कि अगर किसी कल्चर माध्यम में डालेंगे तो तेजी से होगा अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, हिस्टिडीन हो जाएगा। इसका जो ग्राफ होता है वो नीचे उतरने लगता है। ठीक है,
फिर है रिप्रेशन, दमन या प्रेरण के विपरीत कार्य करता है। प्रेरण क्या करता है, प्रेरित करता है एंजाइम के संश्लेषण में। फिर है जो दमन, दमन क्या करता है, ये विपरीत काम करता है, इसके द्वारा जो जीन होती है उसकी क्रियाशीलता जो होती है वो निरुद्ध हो जाती है, क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो कम मात्रा में होने लगता है अथवा रुक जाता है। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, दमन कर, जो दमन कर देता है। दमन कर देना मतलब खत्म कर देना, रोक देना, उसकी गति को खत्म कर देना। इसी एरिस्टीचिया कोलाई में ऐसा पाया जाता है कि कोशिका विभिन्न अमीनो अम्ल के संश्लेषण हेतु आवश्यक एंजाइम का संश्लेषण तो कर लेती है, परंतु यदि किसी अमीनो अम्ल को कल्चर माध्यम में डाल दिया जाता है ना तो क्या होता है, उस अमीनो अम्ल के लिए आवश्यक एंजाइम का संश्लेषण बंद हो जाता है। क्या बोल रहा है कि जो कोशिका होती है वो विभिन्न अमीनो अम्ल के एंजाइम का संश्लेषण करती है। कोशिका में जो विभिन्न अमीनो अम्ल होते हैं उसके जो एंजाइम्स होते हैं उसका संश्लेषण तो कर लेती है, परंतु यदि किसी कल्चर माध्यम में उसको डाल दिया जाता है अमीनो अम्ल को, तो वो अमीनो अम्ल के संश्लेषण को, एंजाइम का संश्लेषण जो होता है उसको बंद कर देता है। उदाहरण के लिए कि कल्चर माध्यम में हिस्टिडीन अमीनो अम्ल मिला दिए जाने पर हिस्टिडीन का संश्लेषण करने वाले एंजाइमों का उत्पादन कम हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे कल्चर माध्यम में क्या किया, हिस्टिडीन मिला दिए, अमाउंट ऑफ हिस्टिडीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम इसमें मिला दिए, तो हिस्टिडीन का जो कंसंट्रेशन था वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम होते गया और एंड में रुक गया। तो ऐसे एंजाइम दमनशील एंजाइम कहलाते हैं तथा ऐसे तंत्र को क्या बोलते हैं, दमनशील तंत्र कहते हैं। जिस जीन की अभिव्यक्ति बंद हो जाती है उसे रिप्रेस्ड जीन कहते हैं। जिस जीन की अभिवृद्धि जो होता है, मतलब जिस जीन को अपना कार्य रोकना पड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेस्ड जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रेस्ड जीन। ऐसे जीन की क्रियाशीलता को यदि पुनः प्रारंभ होता है तो डिप्रेस्ड जीन कहलाता है। रिप्रेस्ड मतलब जो पूर्ण रूप से बंद हो गया है, फिर से रुका हुआ जो जीन होता है, मतलब रुका हुआ जो जीन का कार्य होता है वो फिर से जब चालू होता है तो उसको बोलते हैं डी रिप्रेस्ड जीन। क्या बोलते हैं, डी रिप्रेस्ड। डी मतलब होता है फिर से। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि जो जीन की अभिव्यक्ति होती है उसके लिए क्या उत्तरदायी होता है, दमन भी आवश्यक है और प्रेरण भी आवश्यक है। इसकी उपस्थिति अभिकारक पर निर्भर करती है। नियंत्रण जीन के अनुलेखन स्तर पर होता है। इसकी व्याख्या ओपेरॉन मॉडल या लैक ओपेरॉन धारणा के आधार पर किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं ओपेरॉन मॉडल क्या है। जीन अभिव्यक्ति की ओपेरॉन मॉडल क्या है या फिर लैक ओपेरॉन मॉडल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यदि हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं तो एंजाइम संश्लेषण से प्रेरण तथा दमन को समझाने के लिए जैकब और मोनोड नामक के जो जैकब और मोनोड जो है 1961 में उन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की, मतलब एक थीसिस बताया कि उन्होंने बताया कि पाश्चर इंस्टीट्यूट इस कार्य के लिए इन्हें 1965 में, मतलब इनका जो कार्य था इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इनके अनुसार क्या है कि जो ओपेरॉन है वो डीएनए अथवा जेनेटिक पदार्थ का एक खंड है। ओपेरॉन क्या होता है, जो डीएनए होता है या फिर जीन जो होता है उसका एक खंड होता है, एक छोटा भाग होता है। वो क्या करता है, जो नियमन इकाई की तरह क्या करता है, एकल नियमन, एक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ओपेरॉन जो होता है वो इकाई के रूप में उसका वर्क करता है, कार्य करता है एवं रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन्स का बना होता है। जो ओपेरॉन होता है वो किससे बना होता है, किससे किससे मिलकर बना होता है, तो रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन्स। किसी से, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और संरचनात्मक जीन्स का। बाहर से प्रदान किए गए सहदमन कारक तथा उत्प्रेरक भी ओपेरॉन का भाग होते हैं। बाहर से जो प्रेरक पदार्थ आते हैं, प्रेरण पदार्थ आते हैं, और जो दमनकारी पदार्थ जो होते हैं वो उत्प्रेरक भी का ओपेरॉन का भाग होते हैं। अन ओपेरॉन रेगुलेटर जीन प्लस प्रोमोटर जीन इज इक्वल टू प्लस ऑपरेटर जीन प्लस स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ओपेरॉन क्या होता है, अगर शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे तो रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन से मिलकर बना होता है। अगर ओपेरॉन की संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन, तो क्या होता है, ये अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है, हमको पता चला। तो रेगुलेटर जीन क्या है देखते हैं। ये क्या होता है कि संरचनात्मक और स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं वो अनुलेखित होना चाहिए या नहीं। अनुलेखित मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए उस जीन का या नहीं, इसको वो क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। ये पहला रेगुलेटर जो जीन होता है वो क्या करता है कि ये रेगुलेट करता है कि
ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए या नहीं, किसका, जो जीन होते हैं उसका संरचनात्मक अच्छा स्ट्रक्चरल जो होता है उसको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट होना है या नहीं। उसके साथ साथ ये क्या करता है, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। यह जो प्रोटीन होता है वो ऑपरेटर जीन के साथ संबंधित होकर उसकी क्रियाविधि को बाधित करता है। क्या करता है, ये जो प्रोटीन होता है ना वो ऑपरेटर जीन के साथ, जो प्रोटीन होता है वो ऑपरेटर जीन के साथ क्या करता है, संबंध होकर उसकी क्रियाविधि को बाधित करता है। दमनकारी प्रोटीन सक्रिय अथवा निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। जो दमनकारी प्रोटीन होता है वो एक्टिवेटेड भी हो सकता है और इनएक्टिवेटेड भी हो सकता है, ये टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। फिर है प्रमोटर जीन, दूसरा है प्रमोटर जीन। ये क्या बोलता है, छोटे छोटे खंडों से, ये डीएनए के छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है। इसमें लगभग न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है वो लगभग 100 होती है। यह रेगुलेटर तथा ऑपरेटर जीन्स के बीच में पाया जाता है। सबसे पहले रेगुलेटर जीन होता है, फिर प्रमोटर जीन होता है, फिर ऑपरेटर जीन होता है। तो ये रेगुलेटर और ऑपरेटर के बीच में पाया जाने वाला प्रमोटर होता है। इस जीन पर आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम आकर बंधित होते हैं, जो संरचनात्मक जीनों द्वारा अनुलेखन के लिए आवश्यक होता है। जो संरचनात्मक जीन होते हैं उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यक होता है। लेक ओपेरॉन के अलावा अन्य ओपेरॉन्स भी जो इस जीन के द्वारा दूसरे बंधित स्थल भी पाया जाता है, जिस पर साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन आकर बंधित होता है, ठीक है। फिर है ऑपरेटर जीन। प्रोमोटर जीन के पश्चात है ऑपरेटर जीन। ये क्या होता है, रेगुलेटर जीन द्वारा उत्पादित दमनकारी का बंधित होता है। जो रेगुलेटर जीन द्वारा दमनकारी प्रोटीन का निर्माण होता है उसको बंधित करता है। इस प्रकार ऑपरेटर जीन यह निर्धारित करता है कि दमनकार द्वारा संरचनात्मक जीन का दमन होना है अथवा नहीं होना है। फिर नेक्स्ट है और आखिरी है संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन। या विभिन्न ओपेरॉन ये संरचनात्मक जीन्स की संख्या को अलग अलग हो सकती है। मतलब जितने भी ओपेरॉन होते हैं अलग अलग उनकी जो संरचना होती है या फिर संरचना जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर लेक ओपेरॉन में देखेंगे तो 3 संरचनात्मक जीन्स पाए जाते हैं। अगर लेक ओपेरॉन की बात करते हैं तो 3 संरचनात्मक जीन्स पाए जाते हैं। इन्हें सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए के द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब इनका नाम क्या है, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए। ये क्रमशः गैलेक्टोसाइडेज, 3 गैलेक्टोसाइडेज परमिएज तथा 8 गैलेक्टोसाइडेज ट्रांसएसिटाइलेज नामक एंजाइम्स के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये तीनों सिस्ट्रॉन संरचनात्मक जीन्स कहलाते हैं तथा ओपेरॉन में पास में पाए जाते हैं। ओपेरॉन में कहाँ पाए जाते हैं, पास में पाए जाते हैं, ठीक है। ये है लेक ओपेरॉन की संरचना। अगर इस संरचना में देखेंगे तो सबसे पहला है रेगुलेटर जीन 1 जिसको साइट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर है प्रमोटर जीन जो क्या करता है, बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। फिर है ऑपरेटर जीन, बाइंडिंग साइट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोटीन। जो दमनकारी प्रोटीन होता है उसको इनएक्टिव होना है कि एक्टिव होना है, ये ऑपरेटर कंट्रोल करता है। इसमें 3 प्रकार के साइट होते हैं, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। ये दोनों स्ट्रक्चर को मिला के क्या बोलते हैं, लेक ओपेरॉन की संरचना बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन की संरचना के पश्चात हम लोग देखेंगे ओपेरॉन का प्रोसेस क्या होता है, ओपेरॉन के मॉडल का, ओपेरॉन की क्रियाविधि क्या होती है ना। तो क्रियाविधि में 2 प्रकार के तंत्र प्रेजेंट होते हैं। पहला है प्रेरकीय तंत्र और दूसरा होता है दमनकारी तंत्र। तो पहला जो प्रेरकीय तंत्र होते हैं वो भी अलग अलग पार्ट में विभाजित है, अलग अलग पार्ट में विभक्त है। तो पहला है कि जब माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित हो, है ना। यदि कोई माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित होता है तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में ओपेरॉन का जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर जीन जो होता है, जो स्टार्टिंग में पाया जाता है, वो दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। जब क्या होता है, प्रेरक अनुपस्थित हो तो प्रेरक की अनुपस्थिति में यह सक्रिय होता है तथा ऑपरेटर स्थल पर आकर जुड़ जाता है, जहाँ पे से ऑपरेटिंग होता रहता है वहाँ पे आके जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज
एंजाइम की संरचनात्मक जीन की गति रुक जाती है। आरएनए पॉलीमरेज की जो संरचनात्मक जो जीन होता है उसकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। संरचनात्मक जीन्स द्वारा अनुलेखन की क्रिया रुक जाती है एवं एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता, एंजाइम्स का निर्माण नहीं हो पाता। रेगुलेटर जीन क्या करता है, एक्टिव रिप्रेजेंटर बाइंड्स के तरफ ब्लॉक ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन कैन नॉट ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए एंजाइम सिंथेसिस इनहिबिटेड। इसमें क्या बोल रहा है कि जब प्रेरक जो जीन्स होता है, प्रेरक जो अनुपस्थित होता है माध्यम में, तो क्या करता है कि ये जो रेगुलेटर जो जीन होते हैं वो दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसमें यह क्या होता है, जो प्रेरक की अनुपस्थिति के कारण सक्रिय होता है और ऑपरेटर स्थल पर आकर जुड़ जाता है जो दमनकारी एंजाइम होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो उसके संरचनात्मक जीन, एंजाइम की संरचनात्मक जीन होती है उसकी गति रुक जाती है। संरचनात्मक जीन द्वारा अनुलेखन की क्रिया रुक जाती है एवं एंजाइम्स का निर्माण नहीं हो पाता। ये इस प्रकार का संरचना, इसमें क्या होता है, ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज हो गया। फिर है जी, जब माध्यम में प्रेरक उपस्थित हो, तो प्रेरक अनुपस्थित था तब ये हुआ, प्रेरक उपस्थित हो तो क्या होगा कि उत्पादित जो दमनकारी प्रोटीन होता है वो संयुक्त होकर एक दूसरे के साथ संयुक्त होकर क्या कर देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। अब यह ऑपरेटर स्थल नहीं बन पाता है और इस्थिति में आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ऑपरेटर से आगे की ओर बढ़ जाती है और संरचनात्मक जीन्स AZY का अनुलेखन होता है। मतलब जो सिस्टोन A, सिस्टोन Z, सिस्टोन Y और सिस्टोन A है उसका अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। फलतः उनके द्वारा सक्रिय एंजाइम्स उत्पादित होते हैं। क्या होते हैं, सक्रिय एंजाइम्स उत्पादित होते हैं। फिर है दूसरा दमनकर तंत्र। दमनकर तंत्र क्या होता है कि इस प्रकार के तंत्र के माध्यम में उपस्थित पदार्थ एंजाइम के उत्पादन की क्रिया को रोकता है। क्या करता है, इस प्रकार का जो तंत्र होता है वो माध्यम में जो उपस्थित एंजाइम्स के होते हैं उसके उत्पादन की क्रिया को रोक देता है। ये दमनकारी तंत्र जो होता है ओपेरॉन की क्रियाविधि की दो अवस्थाएं हैं इसमें भी। तो जब माध्यम में सदमनकारी अथवा कोरिप्रेशर अनुपस्थित हो, कोरिप्रेशर जो होता है वो क्या करता है, ओपेरॉन के रेगुलेटर जीन द्वारा उत्पादित रिप्रेशर अप्रभावी अथवा निष्क्रिय होता है, अतः इसे एपो रिप्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपो रिप्रेशर कहते हैं। ये ऑपरेटर जीन से जुड़ नहीं पाता है। ऑपरेटर स्थल के स्वतंत्र अथवा अबाधित होने के कारण जो ऑपरेटर स्थल होता है वो स्वतंत्र होता है अथवा अबाधित होता है, तो उसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़कर संरचनात्मक जीन्स के द्वारा एमआरएनए का अनुलेखन करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार बने एमआरएनए के अनुवादन से प्रोटीन अथवा एंजाइम का संश्लेषण होता है। क्या होता है, एमआरएनए के अनुवादन से जब ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन अथवा एंजाइम का संश्लेषण होता है। ये वाली क्रियाविधि है। फिर है, अगर दमनकारी जो होता है वो और कोरिप्रेशर जो होता है वो अनुपस्थित हो तो क्या होता है, तो दमनकारी जो अभिकारक के माध्यम में उपस्थित होता है एंजाइम संश्लेषण की क्रिया को रोक देता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, अभिकारक को रिप्रेशर तथा सदमनकारी जो होते हैं उसी को कहते हैं जो रोक देता है क्रिया को। हिंसोपेरॉन के लिए हिस्टिडीन, जिसमें हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है, लैकोपेरॉन अलग चीज़ हो गया। फिर अगर हिंस ओपेरॉन के लिए देखेंगे तो हिस्टिडीन जो होता है वो सदमनकारी के रूप में कार्य करता है। इसकी अनुपस्थिति में रेगुलेटर जीन द्वारा उत्पादित एपोरिप्रेशर जो होता है वो निष्क्रिय होता है, परंतु माध्यम में जैसे ही कोरिप्रेशर हिस्टिडीन डाला जाता है ये एपोरिप्रेशर अणुओं से प्रतिक्रिया करके क्या कर देता है, एपोरिप्रेशर से प्रतिक्रिया करता है और सक्रिय बना देता है। ये क्या करता है, कोरिप्रेशर से, इनएक्टिव रिप्रेशर जो होता है एपोरिप्रेशर और कोरिप्रेशर से क्रिया करता है और एक्टिव रिप्रेशर का निर्माण कर देता है। ठीक है, ये हिस्टिडीन ओपेरॉन के केस में होता है। यह सक्रिय जो रिप्रेशर ऑपरेटर जीन के साथ जुड़कर क्या करता है, मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जो रास्ता होता है उसको बंद कर देता है, जिसके कारण डीएनए श्रृंखला जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के आगे नहीं बढ़ पाता है। जो डीएनए की श्रृंखला होती है वो आरएनए पॉलीमरेज के एंजाइम के आगे नहीं बढ़ पाती है। ऐसी स्थिति में संरचनात्मक जीन जो होते हैं वो अनुलेखन द्वारा एमआरएनए उत्पादित नहीं कर पाते। अनुलेखन द्वारा क्या करता है, एमआरएनए उत्पादित नहीं कर पाते हैं, उनके द्वारा एंजाइम जो होते हैं वो नहीं बन पाते। बिल्कुल यही स्थिति ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्टोफैन सिंथेसेस एंजाइम के साथ होती है। ठीक है,
ये है रेगुलेटर जीन। अगर देखो रेगुलेटर जीन क्या करता है, इनएक्टिव रिप्रेशर के साथ एपो रिप्रेशर के साथ जाता है तो एक्टिव रिप्रेशर का कार्य करता है। फिर एक्टिव रिप्रेशर जो होता है वो एपो रिप्रेशर के साथ को रिप्रेशर जीन्स के साथ कार्य नहीं करता। ठीक है, ये है जो इसका स्ट्रक्चर बताता है। फिर एक लेक ओपेरॉन का धनात्मक तथा ऋणात्मक नियंत्रण। जैकब और मोनोड नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, लेक ओपेरॉन की इकाई इसिचेरिचिया कोलाई में खोज के बाद उन्होंने अनेक वैज्ञानिकों ने इस पर और कार्य किया है ना, और अध्ययन किया। तो उन्होंने बताया कि जो प्रमोटर जीन होते हैं उनमें 3 स्थल पाए जाते हैं। प्रमोटर जो जीन होता है ना, रेगुलेटर जीन के बाद जो प्रमोटर जीन होता है उसमें कितने स्थल पाए जाते हैं, 3 स्थल पाए जाते हैं। पहला है अपचयी जीन सक्रियक स्थल अथवा CJA स्थल, जिसको क्या बोलते हैं, कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेशन साइट, और अपचयी जीन सक्रियक स्थल, अपचयी जीन सक्रियक स्थल। दूसरा है प्रारंभिक बंधन स्थल अथवा IBS स्थल, प्रारंभिक बंधन स्थल और IBS स्थल। अतः आधुनिक विचारधारा के अनुसार क्या बोलते हैं कि ओपेरॉन जो होता है वो ऑपरेटर जीन होता है, उसके प्रमोटर का भाग होता है। लेक ओपेरॉन का नियमन में 2 प्रोटीन का योगदान होता है। पहला है लेक दमनकारी प्रोटीन तथा दूसरा है अपचयी जीन सक्रियक प्रोटीन। 2 प्रकार के प्रोटीन का योगदान होता है। पहला है लेक दमनकारी प्रोटीन, दूसरा होता है अपचयी जीन सक्रियक प्रोटीन। तो दमनकारी प्रोटीन जो होता है वो ऑपरेटर जीन से बंध कर RNA पॉलीमरेज की एंजाइम की गति को बाधित करता है। क्या करता है, RNA जो पॉलीमरेज की एंजाइम जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है उसकी गति को क्या कर देता है, बाधित कर देता है, जिसके फलस्वरूप संरचनात्मक जीन्स द्वारा लैक्टोज के उपापचय में, जब संरचनात्मक जीन्स होता है उसमें लैक्टोज के उपापचय में भाग लेने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो नहीं बन पाते। अतः जो दमनकारी प्रोटीन होता है, जो दमनकारी प्रोटीन लेक ओपेरॉन पर ऋणात्मक नियंत्रण रखता है, वो दूसरी ओर CGA प्रोटीन की ओपेरॉन पर क्रियाशीलता धनात्मक होती है। यह एक्टिवेटर की भांति कार्य करता है तथा CGA और प्रोटीन जो अपचयी एक्टिवेटर प्रोटीन होता है वो क्या करता है, कैप, जिसको क्या बोलते हैं, अपचयी एक्टिवेटर प्रोटीन को क्या बोला जाता है, CAP भी कहा जाता है। जब CGA तथा CAP अणु क्या होता है, चक्रिक AMP साइक्लिक AMP द्वारा सक्रिय होता है ना। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एक चीज़, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट। AMP क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, साइक्लिक AMP द्वारा सक्रिय होता है। तो यह प्रमोटर जीन के CGA स्थल से जुड़कर RNA पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोटर जीन पर स्थान ग्रहण करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार CGA अथवा CAP प्रोटीन द्वारा प्रमोटर जीन पर नियंत्रण अथवा जो नियमन होता है वो धनात्मक भाग द्वारा होता है। कि अगर हम देखेंगे तो लेक ओपेरॉन का नियमन कितने स्तरों में होता है, 2 स्तरों में होता है। कौन कौन सा स्तर, ऋणात्मक नियमन और धनात्मक नियमन। तो ऋणात्मक नियमन क्या होता है कि यह दमनकारी प्रोटीन द्वारा ओपेरॉन जीन पर RNA पॉलीमरेज के मार्ग को बाधित करता है। क्या करता है, जो दमनकारी प्रोटीन होता है उसके द्वारा क्या करता है, ओपेरॉन जीन पर RNA पॉलीमरेज के जो RNA का पॉलीमरेज का जो मार्ग होता है उसको बाधित करता है, एंजाइम संश्लेषण की क्रिया को रोककर संपन्न होता है। फिर धनात्मक नियमन जो है वो क्या है कि यह चक्रीय AMP द्वारा सक्रिय CGA, चक्रीय जो CGA होता है उसको उपस्थिति में RNA पॉलीमरेज के प्रोमोटर स्थल से जुड़ने के द्वारा होता है। उसके बाद है यूकैरियोटिक्स में जीन की अभिव्यक्ति कैसे होगी, फिर है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। CG शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।